भारतीय राजनीति में सत्ता तक पहुंचने के रास्ते अक्सर पहले से तय होते हैं। परिवार, विरासत, परंपरा। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जिसने इन सारे रास्तों को, सारे नियमों को तोड़ दिया। ये कहानी है कुमारी मायावती की, जिनकी यात्रा ने ये साबित कर दिया कि सबसे नीचे से भी शिखर तक पहुंचना मुमकिन है। तो सवाल यही उठता है कि ये हुआ कैसे? एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में जहां हर कदम पर दीवारें हों, कोई जमीन से उठकर सत्ता के सबसे ऊंचे सिंहासन तक कैसे पहुंच सकता है? देखिए, उनकी ये यात्रा सिर्फ एक पॉलिटिकल करियर नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक सच्चाई को बदलने की एक जबरदस्त कोशिश है। उन्हें कई नाम मिले, पर एक नाम उनकी पहचान बन गया, दलित राजनीति की रानी। और सुनिए, ये सिर्फ एक नारा नहीं था, नहीं, ये उस पूरे समुदाय की आवाज थी जिसने सदियों में पहली बार अपने किसी नुमाइंदे को उस कुर्सी पर देखा जो हमेशा से दूसरों के लिए ही बनी थी। अच्छा, इस पूरी कहानी को ठीक से समझने के लिए दलित शब्द का मतलब जानना बहुत जरूरी है। ये शब्द उस गहरी सामाजिक खाई को दिखाता है जिसे मायावती ने सिर्फ पार ही नहीं किया, बल्कि उस पर एक पुल बनाने की कोशिश भी की। कहते हैं ना, हर बड़े नेता के पीछे कहानी होती है। तो चलिए मायावती की कहानी के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि एक आम सी लड़की के मन में इतना बड़ा बदलाव लाने का जज्बा आखिर आया कहाँ से। साल था 1956, 15 जनवरी। दिल्ली में एक पोस्ट ऑफिस क्लर्क के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उस वक्त शायद ही किसी ने सोचा होगा कि इस बच्ची की किस्मत में सत्ता का शिखर लिखा है। बचपन बिल्कुल साधारण था, लेकिन चुनौतियां असाधारण थीं, और शायद संघर्ष का पहला पाठ उन्होंने वहीं से सीखा। उस जमाने में जब कई लोगों के लिए पढ़ना लिखना भी एक सपना था, मायावती ने पढ़ाई को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। पहले बीए, फिर बीएड और उसके बाद कानून की डिग्री, एलएलबी। ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थी, ये तैयारी थी उस सिस्टम को समझने की और फिर उसे चुनौती देने की। और उनकी इस सोच को, इस आग को हवा दी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों ने। बाबा साहेब ने सामाजिक बराबरी का जो सपना देखा था, मायावती ने उसे ही अपनी राजनीति का मिशन बना लिया। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां एक टीचर का सफर एक बड़े राजनीतिक आंदोलन से जुड़ जाता है। यहीं से उस हाथी के मार्च की शुरुआत हुई जो एक दिन दिल्ली के सत्ता के गलियारों तक पहुंचने वाला था। साल 1977 उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब उनकी मुलाकात हुई अपने पॉलिटिकल गुरु कांशीराम से। कांशीराम दलित चेतना को एक राजनीतिक ताकत में बदल रहे थे और मायावती उनकी सबसे बुलंद आवाज बनी। और इसी जोड़ी ने, इसी पार्टनरशिप ने 1984 में नींव रखी बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी। अब इस पार्टी का मिशन वो कोई आम मिशन नहीं था, एकदम क्रांतिकारी था। मकसद था बहुजन समाज को, यानी दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को सिर्फ एक वोट बैंक से निकालकर सत्ता में हिस्सेदार बनाना। नारा साफ था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदार। और फिर 1989 में इस मिशन को पहली बड़ी कामयाबी मिली। मायावती पहली बार सांसद बनकर देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पहुंची। जो आवाज अब तक सिर्फ सड़कों पर गूंजती थी, वो अब संसद के अंदर सुनाई देने वाली थी। लेकिन संसद तो सिर्फ एक पड़ाव था, असली मंजिल तो देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की सत्ता थी। और यहां से उनके करियर का वो चैप्टर शुरू होता है जिसने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। एक बार नहीं, 4 बार। 1995 ये साल भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। जब कुमारी मायावती ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो वो सिर्फ एक नेता नहीं थीं, वो करोड़ों लोगों की उम्मीदों का चेहरा थीं। सोचिए, भारत के इतिहास में पहली बार एक दलित महिला इस पद तक पहुंची थी। ये एक ऐसी हकीकत थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। 1995, फिर 1997, फिर 2002 और फिर आया साल 2007। ये चौथी बार की जीत सबसे खास थी। क्यों? क्योंकि अब तक उन्हें सरकार बनाने के लिए दूसरों के सहारे की जरूरत पड़ती थी, लेकिन इस बार उन्होंने अपने दम पर फुल मेजॉरिटी यानी पूर्ण बहुमत हासिल किया था। ये उनकी ताकत का शिखर था। तो 2007 की ये जबरदस्त जीत के पीछे का राज क्या था? एक नारा
सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मतलब सबका भला हो, सब सुखी रहें। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट था। मायावती ने अपने कोर दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मणों जैसी ऊंची जातियों को जोड़ लिया, एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। इसी को नाम दिया गया सोशल इंजीनियरिंग। लेकिन जैसा कहते हैं, सत्ता अपने साथ विरासत भी लाती है और विवाद भी। तो सवाल ये है कि मायावती का शासन आखिर था कैसा, उन्होंने क्या बदला और वो कौन सी वजहें थीं जिनकी वजह से वो हमेशा आलोचना के घेरे में भी रहीं। देखिए, उनके कामकाज को दो तरह से देखा जाता है। एक तरफ लोग उनकी लॉ एंड ऑर्डर के लिए तारीफ करते हैं कि उन्होंने क्राइम और माफिया पर बहुत सख्ती की। साथ ही उन्होंने लखनऊ और नोएडा में अंबेडकर और कांशीराम जैसे दलित आइकॉन के सम्मान में बड़े बड़े स्मारक बनवाए, जो दलित स्वाभिमान का प्रतीक बने। लेकिन यही स्मारक उनके विरोधियों की नज़र में फिजूल खर्ची और जाति की राजनीति का सबसे बड़ा सबूत बन गए। पर अगर हम सिर्फ उनके फैसलों से हटकर देखें तो उनका असली असर और भी गहरा है। उन्होंने ये साबित किया कि एक महिला भी एक सख्त प्रशासक हो सकती हैं। उन्होंने रिजर्वेशन यानी आरक्षण जैसी नीतियों का हमेशा खुलकर समर्थन किया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने इस आइडिया को लोगों के दिमाग में डाल दिया कि अगर सामाजिक न्याय चाहिए तो राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी हाथ में होनी ही चाहिए। तो आखिर वो क्या चीज़ है जो मायावती को मायावती बनाती है? क्या है उनका एक्स फैक्टर? ऐसा क्या है उनमें जो उनकी कहानी को इतना इतना अविश्वसनीय बना देता है? उनका एक्स फैक्टर है शायद उनकी जिद, उनका अटूट संकल्प। एक बिल्कुल साधारण घर से निकलकर सत्ता के उस शिखर तक पहुंचना जहां पहुंचने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था, और इस एक मिशन के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। यहां तक कि उन्होंने कभी शादी नहीं की ताकि उनका पूरा फोकस सिर्फ अपने समाज और अपनी राजनीति पर रहे। आखिर में मायावती की कहानी हम सबको एक बड़े सवाल के सामने लाके खड़ा कर देती है। क्या लोकतंत्र सच में हर किसी को नीचे से ऊपर तक पहुंचने का मौका देता है, या फिर उनकी जैसी कहानी एक अपवाद है, एक एक्सेप्शन जो हमें ये भी दिखाती है कि बदलाव का रास्ता आज भी कितना मुश्किल और कितना अकेला हो सकता है? इस सवाल का जवाब ही शायद भारतीय लोकतंत्र का भविष्य तय करेगा।